हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है अनुपम मिश्रा। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, उस वीडियो में एक शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करेंगे और उस शॉर्ट स्टोरी का टाइटल है द होम कमिंग, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये स्टोरी बेसिकली क्या है, किस बारे में है, साथ साथ जो इस कहानी के राइटर हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और ये स्टोरी में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, किसके बारे में है, क्या स्टोरी का थीम है और साथ साथ स्टोरी का मैसेज क्या है, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। काफ़ी बड़ी स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इमोशनल स्टोरी भी हम इसको कह सकते हैं। बेसिकली इसमें इस कहानी के सेंटर में एक लड़का है हु इज़ 14 ईयर्स ओल्ड और उस लड़के का नाम है फटिक चक्रवर्ती। अब जैसा कि नाम से अब क्लियर है कि ये जो कहानी है, इसके जो किरदार हैं, जो इसके कहानी के कैरेक्टर्स हैं, मोस्ट सारे के कैरेक्टर्स बंगाली, इसमें कुल मिला के 4 कैरेक्टर्स हैं, बल्कि कह सकते हैं 5 कैरेक्टर्स हैं जो कहानी के फ्रंट पर रहते हैं, बाकी कैरेक्टर्स बैकग्राउंड में हैं। तो वो क्या है, सारी चीज़ें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का नाम ना सुना होगा। वो भारत के पहले ऐसे पोएट, या इनको हम राइटर कह सकते हैं, जिनको लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ मिला था, और वो एशिया के पहले व्यक्ति भी हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। बहुत ही महान लेखक रहे हैं भारत के, और बल्कि बांग्लादेश के भी। जो राष्ट्रगान गाया जाता है हमारे यहाँ और बांग्लादेश में, उन दोनों के जो रचयिता थे वो रविंद्रनाथ टैगोर भी हैं। कहानी के बारे में बात करते हैं बेसिकली, और रविंद्रनाथ टैगोर के लिए जितना भी उनके बारे में उनकी लाइफ हिस्ट्री है सब ऑनलाइन अवेलेबल है। अब चूंकि कहानी बहुत बड़ी है, इसलिए राइटर के बारे में बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे स्टोरी पर आते हैं। और स्टोरी को शुरू करने से पहले, चूंकि मैंने बोला कि स्टोरी काफ़ी बड़ी स्टोरी है, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही मीनिंगफुल स्टोरी है, तो इस स्टोरी को एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो इसका एक पार्ट मैं इस वीडियो में बनाऊंगा और बाकी का जो दूसरा पार्ट है वो दूसरे वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। फिलहाल जो ये स्टोरी है द होम कमिंग, अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग स्कूल्स में, बुक्स में पढ़ाई जाती है, लेकिन फ़िलहाल जो आईसीएसई बोर्ड का ट्रेजर चेस्ट इंग्लिश लिटरेचर का टेक्स्ट बुक है, उसमें शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में ये स्टोरी है और क्लास 9th में ये चैप्टर 5 के रूप में पढ़ाई जाती है, माफ़ कीजिए चैप्टर 4 के रूप में पढ़ाई जाती है। तो इसको स्टोरी के बारे में बात करेंगे, लाइन बाय लाइन मैं आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा और साथ साथ इसके जो वर्ड मीनिंग है उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को कंटेंट आपको अच्छा लगता है, इस चैनल का कंटेंट अगर आपको पसंद आता है, साथ साथ आपका कोई फीडबैक, कोई सुझाव, कोई कमेंट या कोई सजेशन है, तो मेरे साथ आप ज़रूर उसको शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बोला, इस कहानी में 5 कैरेक्टर्स हैं। इसमें जो मेन कैरेक्टर, कहानी के सेंटर में जो प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि जो कहानी का लीडर है, वो है फटिक चक्रवर्ती, 14 ईयर ओल्ड बॉय है, और उसका एक भाई है मक्कन, दोनों रियल ब्रदर हैं। उनकी मदर है कहानी में, और उनके एक अंकल, इस अंकल जो है इस कहानी में वो बेसिकली उसके मामा है, मदर है, उनके हस्बैंड नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है। और साथ साथ जो अंकल है उनकी वाइफ है, वाइफ का नाम स्टोरी में नहीं दिया हुआ है। तो ये 5 लोग कहानी में कैरेक्टर हैं। तो बेसिकली है क्या कहानी, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। फटिक चक्रवर्ती was ring leader among the boys of the village. A new mischief got into his head, and there was a heavy log lying on the mud flat of the river waiting to be shaped into a mast for a boat. He decided that they should all work together to shift the log by the main force from its place and roll it away. The owner of the log would be very angry and surprised, and they would all enjoy the fun. Everyone seconded the proposal and it was carried unanimously. तो फटिक चक्रवर्ती बेसिकली कह सकते हैं कि थोड़ा सा जिस तरह पर ये जो एज होती है 13 ईयर्स के बाद, जो 19 ईयर्स का एज होता है, एडोलसेंट एज होता है, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा मैच्योर तो नहीं होते। अब चूंकि इस बच्चे के फादर नहीं है, केवल मदर है, और इसका एक छोटा भाई है, तो बच्चा ये जो लड़का है थोड़ा सा कह सकते हैं, हाँ बिगड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा मिस्चीवियस है, थोड़ा सा न्यूसेंस टाइप का बच्चा है, और ज़्यादातर इसका जो समय है वो शरारत करने में ही बीतता है। अपने गाँव का जो लड़कों का ग्रुप है उसका वो लीडर है,
और सभी उसकी बात मानते हैं। उसका एक छोटा भाई है मक्खन, जिससे उसकी कह सकते हैं तो कहानी में बहुत ज़्यादा नहीं बनती है, लेकिन कहानी में कुछ ऐसे टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो फटिक चक्रवर्ती अपने गाँव के जितने भी लड़के थे उनका रिंग लीडर का मतलब उनका लीडर था। तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ रोज कुछ ना कुछ नई नई शरारतें करता रहता था। तो एक दिन क्या है कि सारे बच्चे ये बाहर खेल रहे थे, घर के बाहर खेल रहे थे, तो उसके दिमाग में एक नई शैतानी सूझी। तो वो बेसिकली क्या था, एक नदी के किनारे का ये सीन है ओपनिंग पैराग्राफ में। तो नदी के किनारे एक बड़ा सा लॉग होता है, पेड़ का तना या लट्ठा वहाँ पर पड़ा हुआ है, तो जो किसी ने वहाँ रखा हुआ था और बेसिकली किस पर्पज से रखा था, उसको बाद में उसको शेप करके काट छांट के उसको बोट में लगाने के काम आता था। और मास्ट बेसिकली एक वर्टिकल पोल होता है जो नावों में लगाया जाता है, तो मास्ट बनाने के काम के लिए वहाँ पर किनारे पर रखा हुआ था। तो उनके दिमाग में सब में खुराफ आता है कि भाई इसका हमें कुछ करना चाहिए। तो सबने लड़के ने डिसाइड किया कि भाई इसको क्या करते हैं, सब बच्चे मिलकर इसको ताकत लगा के इसको लुढ़का के एक जगह से दूसरी जगह इसको लुढ़काते हैं। जब ये रोल होकर लुढ़कता हुआ जाएगा तो इस लॉक का जो मालिक है, यानी जिसने इसको यहाँ रखा, बड़ा गुस्सा करेगा और उसको सरप्राइज भी होगा। तो ये जब वो गुस्सा करेगा तो इस चीज़ को हम लोग बड़ा इंजॉय करेंगे। तो सब लोगों का यार प्रपोजल तो चलो बहुत अच्छा है, चलो ठीक है फिर इस काम को हम करते हैं। यूनानिमसली का मतलब होता है सबने एक मत से उस प्रस्ताव को पारित कर दिया कि हाँ भाई चलो ये तो बहुत अच्छा आइडिया, बड़ा फन है, इसमें बड़ा मजा आएगा करने में, चलो इसको लट्ठे को हम लुढ़काते हैं। बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, मक्खन, Fatik's younger brother, sauntered up and sat down on the log in front of them, all without a word. The boys were puzzled for a moment. He was pushed rather timidly by one of the boys and told to get up, but he remained quite unconcerned. He appeared like a young philosopher meditating on the futility of the games. Fatik was furious. Makkan, he cried, if you don't get down this minute I will thrash you. अब जैसे ही वो उस काम को शुरू करने वाले थे तो कहीं से घूमता फिरता फटिक का छोटा भाई मक्खन, जो कि उस उम्र में उससे शायद थोड़ा ही छोटा था, साउंटर्ड है ना, घूमता फिरता केयरलेसली आया और वो लॉक पर आके जाके बैठ गया बिना कुछ बोले। अब लड़कों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई यार ये तो हमारा लड़का पूरा गेम ही बिगाड़ देगा, अब इसको कहें तो क्या कहें, क्योंकि वो उनका जो लीडर था फटिक उसका छोटा भाई था। तो एक ग्रुप में से एक बच्चे ने उसको थोड़ा सा खिसकाने की कोशिश की होगी, थोड़ा पुश किया होगा कि हट जाओ, लेकिन वो वहाँ से ना उसने उनकी बात पर ध्यान दिया ना वो वहाँ से हटा। ऐसा लग रहा था वो उसके तने के ऊपर आके जाके ऐसे बैठ गया। एक छोटा सा कोई फिलोसफर है, वो मेडिटेशन कर रहा है, कुछ सोच रहा है गेम के बारे में। फटिक को ये बड़ा गुस्सा है, उसने मक्खन को बोला कि अगर तुम यहाँ से नहीं 1 मिनट में हटे तो मैं तुम्हें अभी पीट दूंगा पकड़। थ्रेश का मतलब होता है पीटना। मक्खन ओनली मूव टू अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन। मक्खन ने सुना उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ उसकी धमकी का, वो और आराम से उसके ऊपर बैठ गया। उसने बोला अरे ये करेगा ही क्या, ये तो ऐसे ही मुझे धमकाता और डराता रहता है बात बात पे। Now if Fatik was to keep his regal dignity before the public, it was clear he ought to carry out his threat. But his courage failed him at the crisis. His fertile brain, however, rapidly seized upon a new maneuver which would discomfit his brother and afford his followers an added amusement. अब फटिक को लगा कि अरे ये तो भाई मेरी बात की अवहेलना कर रहे हैं, इसको तो मुझे सुना ही नहीं, अब मैं तो भाई गांव का लीडर हूँ बच्चों का, तो ये मेरी डिग्निटी का सवाल है पब्लिक के सामने। और उसको लगता था जो मैंने इसको धमकी दी है पीटने की, तो भाई मुझे लगता है ये अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो मुझे करना ही पड़ेगा भाई, अब तो इमेज का सवाल है। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि जो उसका जो हिम्मत और साहस कई क्राइसिस क्रिटिकल मौकों पर जवाब दे जाती थी, और उसको लगा कि चलो कि जो ये नया काम करने जा रहे हैं तो ये सुन के मेरा भाई को चलो जो भी होगा वो तो खैर जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन जो मेरे फॉलोअर्स हैं ग्रुप में उनको बड़ा मजा आएगा। So he gave a word of command to roll the log and Makkan over together. Makkan heard the order and made it a point to honor to stick on it. But he overlooked the fact, like those who attempt early fames in their other matters, that there was a peril in it. अब मक्खन ने सुना कि मेरे भाई ने बोला है बाकी लोगों को इसको लुढ़का दो, तब उसको लगा कि नहीं भाई मेरी भी अब ये ऑनर इज्जत का सवाल है कि मैं अगर यहाँ से उठ गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो उसने अपने भाई की बात को अनसुना कर दिया, और अनसुना करके इसको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि भाई ये जो इस तरह की चीज़ होती, इस तरह के जो काम होते हैं, अगर उसमें आप सही से उसको एनालाइज सिचुएशन को नहीं कर पाते तो उसमें बड़ा खतरे वाली बात भी हो सकती है। द बॉयज बिगिन टू हीव एट द लॉग विद ऑल देयर माइट। माइट का मतलब होता है पूरी ताकत लगा के, कॉलिंग आउट 1 2 3 एंड गो। एट द वर्ड गो द लॉग वेंट एंड विद इट मक्खन्स फिलॉसफी, ग्लोरी एंड ऑल एवरीथिंग गॉन।
अब लड़कों ने बोला कि नहीं नहीं भाई अब तो ये करना ही पड़ेगा। सभी ने इकट्ठे हुए, ताकत लगा के उस लट्ठे को रोल करके उसको लुढ़का दिया, 1 2 3 बोला और वो लुढ़कता वो चला गया। और जैसे ही वो लड़का मक्खन लड़का उसके ऊपर बैठा हुआ था वो भी साथ में उसको लुढ़क गया। और लुढ़कने के साथ ही उसकी जो फिलॉसफी, जो उसकी सारी चीज़ें थी, ग्लोरी, मान सम्मान, सब एकदम से कहते हैं कि धूल में उड़ गया। All other boys shouted themselves hoarse with delight, but Phatik was a little frightened. He knew what was coming, and sure enough, Makkan rose from Mother Earth blind as fate and screaming like the Furies. He rushed at Phatik and scratched his face and beat him and kicked him, and then went crying home. The first act of the drama was over. अब दूसरों बच्चों जब से उन्होंने देखा तो वो तो बड़ा खुश हो गए, ताली बजाने लगे, बड़ा उनको आनंद आया इस चीज़ को देखकर। लेकिन फटिक थोड़ा सा डर गया, उसको पता था देखो अब क्या होने वाला था। तो एकदम से मक्खन जब जमीन पर गिरा, उसको बड़ा गुस्से से उठा एकदम से, और बड़ा गुस्से से एकदम से लाल पीला हो गया। और जैसे उठा और एकदम फटिक की तरफ रश किया, दौड़ा और उसके चेहरे पर एकदम से नाखून से नोच लिया, उसको मारा पीटा, जितना भी कर सकता था, छोटा भाई बड़े भाई को जैसा भी पीट सकता था। और उसके बाद खुद ही रोता हुआ घर की तरफ चला गया। और ये राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से राइटर कह रहा है तो ये कुछ नहीं था, सिर्फ एक ड्रामा था जो अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। शायद ये अक्सर ऐसा होता होगा कि भाई छोटे बड़े भाई और बड़े भाई में मारपीट हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो उसके बाद मोस्टली यही होता है कि छोटा भाई रोने लग जाता है। तो बड़े भाई को पेरेंट्स जो भी हैं, माता या पिता, वो पकड़ के उनको लगता है बड़े वाले की ही गलती है। तो थोड़ा सा ये वन साइडेड अप्रोच पेरेंट्स की कई बार होती है, प्रेजुडिस होता है बच्चों के प्रति कि एक से ज़्यादा लगा हुआ है, दूसरे से थोड़ा सा कम है, ऐसा अक्सर होता है। और ये फटिक ये बात को अच्छी तरह जानता था कि अब ये घर गया हुआ रोता हुआ, ये देखो मेरे घर जाके मम्मी से मेरी मार पड़वाएगा। Phatik wiped his face and sat down on the edge of the sunken barge on the river bank and began to chew a piece of grass. A boat came up to the landing, and a middle-aged man with a grey hair, Grey spelling है, and dark mustache, इसको mustache pronounce करते हैं, stepped on the shore. He saw the boy sitting there doing nothing. अब मक्खन ने, वो बेचारा चोट वोट लग गई होगी, नाखून के निशान लग गए होंगे, चेहरा अपना साफ किया, और एक बार्ज, एक छोटी सी बार्ज होती है, एक छोटी सी नाव होती है, एक छोटी सी बोट होती है, संकन मतलब पानी में डूबी हुई एक नाव होगी, शायद वो किसी काम की नहीं होगी, शायद वहाँ ऐसी पड़ी होगी, नदी के किनारे एक नाव वहाँ पर पड़ी हुई थी। तो वो उसके ऊपर जाके बैठ गया किनारे पे, और घास का तिनका लेकर उसको चबाने लग गया। तभी देखता है कि वहीं उसी नाव, उसी नदी में कहीं से बोट आई और वो किनारे पर आकर रुकती है। उसमें एक मिडिल एज, शायद 40-50 साल की उम्र का एक व्यक्ति उतरता है। उसके ग्रे हेयर हैं, GREY, मैंने इसलिए बोला कि ग्रे का 2 स्पेलिंग है, GRAY और GREY, दोनों स्पेलिंग ठीक है, आप किसको किसी तरह के से भी लिख सकते हैं। तो उसके सफ़ेद बाल है और मूछें काली डार्क हैं एकदम से। वो किनारे पर उतरता है, उसने देखा कि भाई लड़का एक बैठा हुआ है और कुछ कर नहीं रहा है, आराम से बैठा हुआ है। तो उसने पूछा कि भाई चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं। Phatik went down chewing the grass and said, "Over there," but it was quite impossible to tell where he pointed. The stranger asked him again. He swung his legs to and fro on the sides of the barge and said, "Go and find out," and continued to chew the grass as before. अब वो बूढ़े आदमी, उस व्यक्ति ने पूछा कि भाई चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं। तो उसने बिना उसकी तरफ ध्यान दिए कि भाई कौन है क्या है, वो इशारा कर दिया कि वहाँ रहते हैं। अब जब उसने बोला वहाँ रहते हैं, तो उस व्यक्ति को लगा यार पता नहीं किधर बता रहा है, इधर लेफ्ट राइट किधर जाना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसने दोबारा पूछा तो उसने फिर पैर से इशारा कर दिया। वो बारिश के किनारे से बैठा हुआ है और अपने पैर हिला रहा था, नदी का जो किनारे बोट पड़ा था उस पर बैठा हुआ अपने पैरों को हिला रहा, कह रहा है कि जाओ अपने आप देख लो भाई। और ऐसे ही वो मतलब केयरलेसली वहाँ बैठा हुआ है और उसने ध्यान में नहीं दिया कि स्ट्रेंजर कौन है क्या है, और वो अपने बैठ के वहीं पर वह गैस का तिनका चबाता रहा। अब कहानी पहुँचती है अगले सीन में। But now a servant came down from the house and told Phatik his mother wanted him. Phatik refused to move, but the servant was the master on this occasion. He took Phatik up roughly and carried him, and kicking and struggling in impotent rage. अब उस थोड़ी देर में एक नौकर आता है घर से, और वो फटिक को बोलता है कि भाई जाओ तुम्हारी मम्मी बुला रही। वो समझ तो गया ही होगा कि भाई छोटे भाई ने जाके भी शिकायत की होगी, तो अब मेरी मार पड़ने वाली है, पता नहीं घर जाके क्या होगा। फटिक ने मना कर दिया, भाई मैं नहीं जा रहा। अब मास्टर, वो सर्वेंट भी था, बड़ा ही भाई ढीठ किस्म का आदमी था, उसको पता था इस लड़के को कैसे हैंडल करना है। तो उसने उसको एकदम से झटके से उठाया होगा और उसको खींच के मारता, पीटता हुआ या उसको कैसे भी करके उसको घर लेकर चला गया। कौन? उसका सर्वेंट। अब फटिक जब अब कहानी अब घर में एंटर करती है, ये कहानी नेक्स्ट
जगह पर मूव करती है. When Fatik came into the house, he saw his mother. He called out angrily, "So you have been beating Makkan again?" Fatik answered indignantly, "No, I have not. Who told you that?" अब जब Fatik अपने घर में आता है, समझ तो गया था वो सारी सिचुएशन, क्योंकि पहले भी शायद ऐसा कई बार हो चुका होगा. तो मदर ने पूछा होगा गुस्से से कि यार भाई तुम छोटे भाई को फिर मार रहे हो. Fatik ने बोला भाई मैंने तो नहीं मारा. इंडिग्नेंटली का मतलब वो खुद को, उसको भी बड़ा गुस्सा है कि यार तो बड़ा झूठा लड़का है, तो जाके झूठ बोल दिया. बोला भाई मैंने तो नहीं मारा, तुमको किसने बोला? His mother shouted, "Don't tell lies. You have." कह रहा है मुझसे झूठ मत बोलो, तुमने मारा है. Fatik said suddenly, "I tell you I have not. You asked Makkan," but Makkan thought it best to stick to his previous statement. He said, "Yes mother, Fatik did hit me." अब कह रहा है नहीं, अगर तुमको विश्वास है तो भाई छोटे भाई से पूछ लो. अब मक्कन को लगा अगर अब मैं दोबारा झूठ बोल दूंगा यहाँ पे, या डर की वजह से झूठ बोल दूंगा, तो कहानी भाई बड़ा गड़बड़ हो जाएगी. तो अपने पहले वाला जो मैंने झूठ बोला था, या जो भी बोला था, उसी पर मुझे रहना है, उसको स्टेटमेंट को चेंज नहीं करना. तो मुझे वही चीज़ दोबारा बोलनी. तो मदर को समझाता नहीं भाई मुझे भाई ने मारा है. Fatik's patience was already exhausted. He could not hear this injustice. He rushed at Makkan and hammered him with blows. "Take that," he cried, and that for telling lies. अब मक्खन तो पहले ही तो गुस्से में था, डर तो था ही उसको, थोड़ा सा गुस्से में था, और वो थोड़ा सा पेशेंस उसका, ये सुन के पेशेंस जितना धैर्य था जवाब दे गया. कह रहा है ये तो भाई एक तरह की पूरी बेईमानी है. तो भाई उसने खुद ने मुझे मारा और जाके खुद ही कंप्लेंट कर रहा है, मम्मी से मेरी मार पड़वाने की बात कर रहा है. तो वो उसको मक्खन को पकड़ के धुन देता है, पकड़ के जैसे ले घूसे 1 2 3 4. कह रहा है और झूठ बोलेगा और झूठ बोलेगा, 2-3 उसको ढंग से वहां पर लगा देता है. अब मक्कन की मदर, जैसा कि मैंने बताया इस कहानी में बेसिकली है क्या, देखिए मक्कन की जो मदर, इनका नाम तो नहीं दिया स्टोरी में, इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और उनके 2 बच्चे. बड़ा वाला फटिक 14 साल का है और छोटा वाला लेट्स अज्यूम कि उससे 2-3 साल छोटा होगा. तो बेसिकली चूंकि उनके हस्बैंड नहीं है, अब इसमें इस कहानी में मक्खन की मदर का जो इनकम का सोर्स क्या है और खर्चा पानी कहाँ से चल रहा है, और ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कहानी में बताई नहीं है, अन्यथा कहानी बहुत बड़ी हो जाएगी. तो जैसे तैसे कह सकते हैं कि भाई बिना फादर के बच्चे, मदर इनको जैसे तैसे करके पाल रही है किसी भी तरीके से. तो अब होता क्या था कि वो बड़ा छोटा वाला पढ़ाई थोड़ा तो सीधा था, बड़ा वाला टेढ़ा तो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा आउट ऑफ वे जाके, थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि वो जिद्दी तो नहीं, लेकिन हाँ कह सकते हैं थोड़ा सा इस एज में था कि उसके बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे इस एज पर. तो ऐसे में मदर जो था छोटे भाई की साइड ज़्यादा लेती थी. तो his mother took Makkan's side in a moment and pulled Fatik away, beating him with her hands. And when Fatik pushed her aside, she shouted out, "What? You little villain, would you hit your own mother?" What? फटिक ने जैसे ही उसको छोटे भाई को मारना शुरू किया, माँ एकदम से बीच में आ गई और उसने फटिक को पीटना शुरू कर दिया. तो फटिक ने उसके अपने मदर को थोड़ा सा धक्का दे दिया, पुश कर दिया होगा, जानबूझ के नहीं किया होगा, हो सकता कर दिया हो, गलती से हो गया. तो मदर को चिल्लाना, "अरे तुम तो भाई बहुत बड़े विलेन हो, तुम अपनी मदर को तुम मारना चाहते हो." It was just at this critical juncture that the grey-haired stranger arrived. He asked what the matter was. Fatik looked sheepish and ashamed. अब जैसे ही वो कहानी थोड़ा सा क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ी रही थी ये वाली, तभी उसी ठीक मौके पर, बिल्कुल उसी मौके पर वो जो स्ट्रेंजर था, जो कहानी की शुरुआत में हमें मिलता है, वो जो नदी के किनारे उतरा था, वो घर में आ जाता है और वो पूछता है कि हाँ भाई क्या मामला है, क्या बात है, क्यों सब झगड़ा हो रहा है. फटिक ने जब उसकी तरफ देखा तो उसको बड़ा ही अपने ऊपर बहुत ही शेम फील हुआ, बड़ा ही थोड़ा सा नर्वस भी हो गया कि अरे तो वही आदमी था जिसने मेरे ही घर का एड्रेस पूछा था और मैंने उसको कह दिया था जाओ अपने आप ढूंढ लो. बड़ा उसको इस टाइम एम्बैरस फील हुआ. But when his mother stepped back and looked at the stranger, her anger was changed to surprise, for she recognized her brother and cried, "Why, Dada, where have you come from?" As she said these words, she bowed to the ground and touched his feet. Her brother had gone away soon after she had married, and he had started business in Mumbai. आज पुराने समय में बॉम्बे कहा जाता था, अब इसको मुंबई, चूंकि कहानी में बॉम्बे लिखा है इसलिए मैं इसको बॉम्बे ही पढ़ूंगा. तो मदर ने जैसे ही देखा, अरे ये भाई घर में कौन आया, थोड़ा सा पीछे हट के देखती है उस अजनबी की तरफ, तो उसका गुस्सा एकदम से सरप्राइज में चेंज हो जाता है, बड़ा एकदम से सरप्राइज होता है कि अरे भाई ये आदमी बेसिकली क्या था, उनका अपना खुद का सगा भाई था जो कि इस लड़के का, दोनों बच्चों का मामा है. कह रहे अरे दादा आप कहाँ इतने दिनों तक थे और आप ऐसे मौके पर आए हो. तो कहने के साथ ही वो नीचे झुककर उनके पैर छूते, अपने बड़े भाई होंगे निश्चित रूप से. अब चूंकि हमारे कल्चर में, नॉर्थ इंडिया में ये सब चीज़ें नहीं है कि फीमेल या लड़कियां पैर अब कम से कम अपने भाई के तो नहीं छूती हैं. हर ब्रदर हैड, और वो कहानी के, अब ये जो कहानी में जो
चौथा कैरेक्टर वो इंट्रोड्यूस होता है। हालांकि इंट्रोडक्शन तो इनका पहले भी हो चुका है, लेकिन रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझ में आता है कि भाई ये जो स्ट्रेंजर था वो बेसिकली फटिक की मदर का भाई है और लड़कों का मामा है। बोला, अरे आप कितने दिन बाद यहाँ पर आकर आज मिले हो? हुआ क्या था असल में कि इसका भाई जो था वो जब इसकी मदर की शादी हुई, यानी फटिक की मदर की शादी हुई, तब ये बाहर चला गया था और बाहर जाके मुंबई में अपना एक बिजनेस शुरू कर दिया। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड व्हाइल ही वाज इन बॉम्बे। बिशंबर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता। तो इसी बीच में क्या हो, कई साल, काफ़ी साल गुजर गए बिजनेस वगैरह सेटअप करने में। तो इसके फटिक के जो फादर हैं उनकी हो गई डेथ। जब ये बॉम्बे में थे इसके मामा, तब उसकी फटिक की फादर की डेथ हो गई। किन परिस्थितियों में ये तो कहानी से पता नहीं चलता। अब जो ये मामा है इनका नाम है बेसिकली बिशंबर। Bishamber had now come back to Calcutta and had at once made inquiries about his sister. He had then hastened to see her as soon as he found where she was. अब जब वो वापस कलकत्ता आए तो सबसे पहले उन्होंने अपनी सिस्टर के बारे में पता किया, भाई कहाँ है, क्या कैसे, क्या कहाँ रहती हैं, तो पता किया। अब जैसे ही पता चला कि भाई ये इनका एड्रेस यहाँ पर है, तो एड्रेस वगैरह लेकर तुरंत उसको वो अपनी सिस्टर से मिलने चले गए, पता करने के भाई कैसे क्या सब कुछ चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं ठीक ठाक है। The next few days were full of rejoicing. The brother asked after the education of the two boys, and he was told by his sister that Fatik was a perpetual nuisance and he was lazy, disobedient and wild. अब ये जो कहानी का जो ये जो पैराग्राफ है, बेसिकली उस 14-year-old boy जिसका नाम फटिक है उसके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा राइटर ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि भाई ये लड़का बड़ा लेजी, डिसोबीडियंट है, थोड़ा ढीठ है, बात नहीं मानता, वाइल्ड है। थोड़ा वाइल्ड का मतलब वैसे तो जंगली होता है, लेकिन इस कहानी में जैसे कहते हैं असभ्य टाइप का बच्चा हो गया। और चूंकि देखिए उसका एक कारण भी था। कारण ये था कि शायद क्योंकि जब फटिक के फादर की डेथ हो गई थी, ऑब्वियसली मदर के ऊपर दो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। तो क्या हो कि उनकी जो फैमिली का शायद बर्डन रहा हो या समय की कमी रही हो या फिर जो भी पारिवारिक कारण रहे हो, तो बहुत ज़्यादा बच्चों पर वो ध्यान नहीं दे पाती थी। तो कहती हैं कि भाई सिस्टर ने मामा को बताया कि भाई ये तो लड़का तो परपेचुअल न्यूसेंस है, ये तो बिल्कुल लगातार मतलब एक तरीके से सर दर्द का कारण हमारे लिए बहुत बड़ा बर्डन बन चुका है। लड़का लेजी है, बात नहीं मानता है, ढीठ हो चुका है, असभ्य बच्चा बन गया, जंगली बनता जा रहा है बिल्कुल। लेकिन छोटा भाई है, बट मक्कन वॉज एज गुड एज गोल्ड एंड क्वाइट एज अ लैम एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग। अब लेकिन मक्कन की वो बहुत तारीफ करती, कह रहा है ये तो लड़का बिल्कुल बिल्कुल सोने जैसा खरा बच्चा है, इतना सीधा जैसे लैम मेमना होता है, और पढ़ने लिखने का इसको बड़ा शौक है। Bishamber kindly offered to take Fatik off his sister's hand and educate him with his own children in Calcutta. The widowed mother readily agreed. When his uncle asked Fatik if he would like to go to Calcutta with him, his joy knew no bounds and he said, "Oh yes, uncle." In a way, he made it quite clear that he meant it. अब जब बातों बातों में फिर बिशंबर को लगता है कि भाई यहाँ परिस्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं है, छोटी बहन जो मेरी है वो इन दो बच्चों की सही से परवरिश नहीं कर पा रही है, जो भी पारिवारिक समस्याएं हो, तो वो उनको वो कहता है कि चलो एक काम करता हूँ, इस लड़के को मैं अपने साथ ले जाता हूँ। मेरे अपने जो बच्चे हैं, क्योंकि ये कलकत्ता में रहते थे और फटिक और उसकी मदर कलकत्ता के पास ही शायद किसी टाउन में रहते हैं, तो उसका टाउन का नाम स्टोरी में नहीं दिया गया है, लेकिन हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये शायद ये बच्चे और उसकी मदर कलकत्ता के आसपास ही कहीं रहते हैं। तो बोला एक काम करो, इसको मेरे साथ कलकत्ता भेज दो, मेरे अपने बच्चे उनके संग रह के आराम से पढ़ लेगा। फटिक को ये मदर को बड़ा सुन के आश्चर्य हुआ, अच्छा लगा कि चलो भाई मेरे सर से कम एक्स्ट्रा बर्डन तो थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा रिलैक्स फील होगा। तो फटिक के अंकल वहाँ कुछ दिन रुके, चुके वहाँ पर, तो बच्चे से पूछते थे कि हाँ भाई तुम कलकत्ता हमारे साथ चलना चाहोगे? तो वो लड़का बड़ा खुश हो जाता था कि नहीं, हाँ अंकल बिल्कुल मुझे आपके साथ चलना है, और बड़ा ही एक्साइटेड रहता था और अक्सर पूछता रहता था कि हम कब चलेंगे कब चलेंगे कब, ऐसे करके उनसे अक्सर ये पूछता रहता था। It was an immense relief to the mother to get rid of Fatik. She had a prejudice against the boy and no love was lost between the two brothers. She was in daily fear that he would either drown Makkan someday in the river or break his head in a fight or run him into some danger or other. At the same time, she was somewhat distressed to see Fatik's extreme eagerness to get away. अब फटिक के लिए की मदर के लिए एक तरीके से कैसे तो ये बड़ा ही रिलैक्सिंग मोमेंट था, उनको बड़ा ही रिलीफ भी महसूस हुआ। अब चूंकि इसका कारण भी था, देखिए मैंने कहा कि शुरू में बताया था कि मदर का थोड़ा सा झुकाव जो था छोटे बच्चे के प्रति थोड़ा ज़्यादा था, प्रेजुडिस था, मतलब थोड़ा सा भेदभावपूर्ण पक्षपातपूर्ण रवैया था, और अक्सर ऐसा होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि नॉर्मल ट्रेंड फैमिली में देखा जाता है, लेकिन दोनों भाइयों के बीच में बड़ा प्यार था।
भले ही वो आपस में लड़ते रहते हों पूरे दिन या कुछ भी करते, लेकिन मदर को ये फियर, पता नहीं डर रहता था कि यार ये छोटे भाई को मुझे डर लगता है कि कहीं किसी दिन ले जाए खेल खेल में नदी में डुबो दे, मार दे, ठीक है, कभी इसका सर तोड़ दे लड़ाई में या फिर इसको किसी और तरीके की मुसीबत में डाल दे। तो इस तरीके से वो, इस वजह से थोड़ा सा वो डिस्ट्रेस रहती थी, थोड़ा परेशान रहती थी। और जब अंकल ने ये ऑफ़र दिया कि भाई इसको मैं अपने साथ ले जाता हूँ, तो ये और देखती थी बच्चे का जो ईगरनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उत्सुकता बहुत बढ़ गई थी शहर जाने के लिए, कलकत्ता जाने के लिए उसको बड़ा मन कर रहा था। तो ये चीज़ भी उसको थोड़ा सा परेशान करती थी उसकी मदर को, यार कि ये देखो कैसे यहाँ से गांव छोड़कर शहर की तरफ भागना चाहता है। फटिक as soon as all was settled kept asking his uncle every minute where they were to start, when they were to start. He was on pins and needles all day long with excitement. अब जब सारी चीज़ें सेटल हो गई, सारे मामला तय हो गया, सारी तैयारियां हो गई, तो वो अंकल से पूछता रहता था घड़ी घड़ी कि भाई हमें कब चलना है, हमें कब चलना है। एंड ही वॉज ऑन पिन्स एंड नीडल्स ऑल द डे। He was on pins and needles all day long with excitement and lay awake most of the time. अब वो एकदम लड़का बड़ा एक्साइटेड था, बहुत एंक्शसली पिन्स एंड नीडल्स, ऑन पिन्स एंड नीडल्स का मतलब होता है कि एक तरीके का ये फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि somebody is waiting for something to happen very eagerly or very anxiously. तो बड़ा एक्साइटमेंट होता था, वो अक्सर जगा रहता था, रात में भी उसको नींद नहीं आती थी। तो जब जाने का समय एक्चुअली आया, he bequeathed to Makkan in perpetuity his fishing rod, his big kite and his marbles. Indeed, at this time of departure, his generosity towards Makkan was unbounded. अब वो जब बेसिकली वो दिन आया जिस दिन उसको अपने अंकल के साथ कलकत्ता जाना था, बड़ा ही खुश था, बहुत ही ज़्यादा खुश था। तो उसको लगा कि देखिए छोटे भाइयों बड़े भाइयों में इस तरह जब खासकर ये जो टीन एज वाला जो समय होता है, तो इतना मैच्योरिटी बच्चों में नहीं होती है, भाई भाई आपस में लड़ते भी हैं, प्यार भी उनमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो उनके देखिए ये शायद ये इन 3 लाइन से 4 लाइन से हम समझ सकते हैं कि जब वो बड़ा भाई अंकल के साथ जाने के लिए तैयार हुआ, तो उससे छोटे भाई को बिक्वीत का मतलब होता है किसी को विरासत में या संपत्ति में कुछ देकर जाना। तो अपने भाई को, छोटे भाई को क्या देखेगा? फिशिंग रॉड थी उसकी, एक बड़ी सी पतंग थी, मार्बल्स थी। तो समझिए कि उस बच्चे के पास उनकी फाइनेंशियल हालत किस तरह की रही होगी, इन 3 लाइन से समझ में आ जाता है। सो व्हेन दे रीच्ड, अब कहानी पहुंचती है दूसरे शहर में। When they reached Calcutta, Fatick made the acquaintance of his aunt for the first time. She was by no means pleased with this unnecessary addition to her family. She found her own 3 boys quite enough to manage without taking anyone else, and to bring a village lad of 14 into their midst was terribly upsetting. Bishambar should really have thought twice before committing such an indiscretion. अब जो फाइनली कलकत्ता पहुंचते हैं, तो पहली बार वो अपनी मामी से मिला। आंट यहाँ पर उसकी विशंबर की वाइफ है, फटिक की मामी है, पहली बार उनसे मिला। अब जो पहली बार मिला तो टेक्निकली तो भाई तो भाभी भांजा आया, तो मामी को तो बड़ा खुश हो जाना चाहिए था, चलो भाई भांजा आया है। तो जब उनको पता चला कि ये तो भाई ये मिलने थोड़ी ना आया, तो यहाँ पर रहने आया, तो उनको लगा कि यार ये तो भाई फैमिली पर खामों खा का एक एडिशनल बर्डन हो गया। बर्डन किस लिए हो गया कि हमारे पहले से 3 बच्चे उनके थे, उनको मैनेज करना, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा करना, सारे चीज़ों को मैनेज करना पहले से इतना मुश्किल हो रहा था। अभी भाई साहब गए गाँव से, उसके भांजे को ले आए, और ये छोटा बच्चा होता था चलो कोई बात नहीं थी, भाई ये 14-15 साल का लड़का, वो भी गांव से बिल्कुल आया हुआ है, एक असभ्य जंगली तो खैर नहीं कहना चाहिए, एक असभ्य टाइप का बच्चा, अशिक्षित बच्चा है, इमेच्योर माइंड का बच्चा है, उसको आप लेकर चले आए, तो एक तो फैमिली में ये तो एक अननेसेसरी बर्डन हो गया। तो विशंबर को हालांकि वो कुछ कह तो नहीं पाए, लेकिन इस लाइन से समझ में आ रहा है, तो उनको शायद कहा होगा बात अलग बुला के कि भाई काम करते, इसको तुमने ये जो जजमेंट लिया है, डिस्क्रिशन का मतलब जो आपने फैसला कर लिया, इसको यहाँ लेकर आने का बिना ये सोचे कि भाई खर्चा पानी सब कहाँ से आएगा, 3 बच्चे तो हमारे पहले से ही हैं, अब एक लड़का और आ गया, इसका खर्चा पानी कौन देगा? तो इसके बारे में सोचना चाहिए था, बिना सोचे समझे आप भांजे को ले आए। चलो खैर, अब इस कहानी में, अब जो कहानी में जो 5वां कैरेक्टर है, यानी कि जो आंट है लड़की की, यानी कि फटिक की जो मामी है, उनका थोड़ा सा कैरेक्टर किस तरीके के यहाँ पोर्ट्रे किया है राइटर ने, वो थोड़ा सा देखने में आता है।
हालांकि अगर इनकी मदर के कैरेक्टर की बात करें, मदर का कैरेक्टर भी इस तरह से दिखाया गया कि हालांकि वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल वुमेन तो नहीं है, चाहे हो सकता है परिस्थितियों की वजह से या उनकी फाइनेंशियल इनकम स्टेटस ऐसा ना हो कि वो बच्चों को सही तरीके से ध्यान नहीं दे पा रही थी। और दूसरी बात ये थी कि थोड़ा सा वो प्रेजुडिस था उनके माइंड में, बड़े भाई और छोटे भाई के प्रति थोड़ा सा भेदभावपूर्ण उनका रवैया था। तो फटिक के मन में भी कभी शायद टीनेज बॉय है, इन सब चीज़ों को हालांकि वो शायद समझता भी हो कि मेरी मदर का जो व्यवहार है मेरे प्रति उतना अच्छा नहीं है, वो बायस्ड अप्रोच है उनकी मेरे प्रति। तो चलो मैं अब दूसरे शहर जाऊंगा, दूसरी नए एनवायरनमेंट मिलेगा, नई जगह मिलेगी, तो हो सकता है कि भाई चीज़ें थोड़ी सी बदली हुई महसूस हो। अब जो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इसको मैं पढ़ देता हूं। अगले इस पूरे पैराग्राफ में इन दिस वर्ल्ड से लेकर वेरी एग्जिस्टेंस तक, इस पूरे पैराग्राफ में एक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इसका बहुत ही एक कह सकते हैं फिलोसफिकल एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि एक 14 साल का बच्चा बेसिकली, खासकर वो बच्चा जो एक गांव देहात से आया हो, उसमें एक उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या क्वालिटीज़, क्या क्या एट्रीब्यूट्स, क्या क्या ट्रेट्स देखने को मिलते हैं और कैसा उसका अप्रोच होता है, क्या उस बच्चे का एटीट्यूड होता है, क्या उस बच्चे का आउटलुक होता है, क्या उस बच्चे की समझ होती है, क्या क्या चेंजेस जो हैं बच्चे महसूस करते हैं। और बच्चों की लाइफ में खासकर जैसे कि मैंने बोला कि 12 साल के बाद जब टीन एज में बच्चा प्रवेश करता है उसके बाद क्या क्या चेंजेस उसकी लाइफ में आए, फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, इमोशनल चेंजेस भी होते हैं, मेंटल स्पिरिचुअल चेंजेस भी आते हैं, इंटेलेक्चुअल चेंजेस भी आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो उन सब के बारे में इस पूरे पैराग्राफ में बात की गई है। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज नो वर्स न्यूसेंस देन अ बॉय एट द एज ऑफ 14। कह रहा है कि दुनिया जो इंसानों की दुनिया है इसमें इससे बड़ा न्यूसेंस सरदर्द कोई नहीं हो सकता है जितना कि एक 14 साल के बच्चे को हैंडल करना। और उसके कारण क्या क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन देखिए कैसा दिया गया, कितने खूबसूरती के साथ। ही इज नाइदर ऑर्नामेंटल नॉर यूजफुल। ना तो वो लड़का किसी काम, ऐसे लड़के किसी काम के हैं नहीं, आप उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं दे सकते, ना तो वो एडल्ट हैं यानी कि पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर समझते हैं, ना ही उनको हम बच्चों के रूप में काउंट कर सकते हैं, ना ही तो ही इज नीदर ऑर्नामेंटल नॉर यूजफुल। इट इज इम्पॉसिबल टू शावर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन अ लिटिल बॉय एंड ही इज ऑलवेज गेटिंग इन द वे। अब जैसे कि छोटे बच्चे को आप जितना लाड़ प्यार कर सकते हैं, जितना दुलार कर सकते हैं, वो उम्र इन बच्चों वो ये जो इस उम्र के बच्चे होते हैं उस एज से बाहर आ चुके होते हैं। तो आप कहने का मतलब, ये राइटर कहने का मतलब ये है कि भाई आप उसको एक छोटे बच्चे की तरह तो नहीं दुलार सकते क्योंकि बच्चा बड़ा हो चुका है। इफ ही टॉक्स विद चाइल्डिश लिस्प ही इज कॉल्ड बेबी। अगर वो बच्चों की तरह बात करता है, तुतला के हकला के या लाड़ प्यार में बात करता है, तो कहेंगे भाई ये तो बच्चा है, अभी तो मैच्योर नहीं हुआ, ये तो इज नॉट अ ग्रोन अप बॉय, बच्चा है अभी छोटा सा। एंड इफ ही आंसर्स इन अ ग्रोन अप वे ही इज कॉल्ड इम्पर्टिनेंट। अगर वो ऐसे समझदारी से और बड़ा ही ऐसे किसी बात का जवाब देता है या कि ऐसे आपसे बातचीत करता है जैसा कि वो बड़ा वाकई में बड़ा हो गया है, तो लोग उसको बड़ा रूड बोलते हैं कि भाई बच्चा तो बड़ा असभ्य और रूड है, कि देखो किस तरीके से बातें करता है छोटा सा, बातें देखो कैसे करता है। इनफैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिज रिसेंटेड, यानी कि कुल मिला के बात ये कि वो बच्चे, ऐसे उम्र के बच्चे कुछ भी बोलते हैं, लोग उसको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है या उतना उनको सीरियसली लेते नहीं है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, देन ही इज एट एन अट्रैक्टिव ग्रोइंग एज। अब देखिए ये जो एज होती है इस टाइम बच्चा मेंटली और फिजिकली बढ़ रहा होता है, ये ग्रोथ का समय होता है, ठीक है। इसमें बच्चा बहुत तेजी के संग उसका फिजिकल और मेंटल चेंजेस बहुत सारे आते हैं। तो यही एक उम्र होती है जिसमें बच्चों लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी और मूछें आनी शुरू हो जाती हैं, तो चेहरा कई बार बड़ा ही अनअट्रैक्टिव सा लगता है, शेविंग वो कर नहीं सकते। He grows out of his clothes with indecent haste and his voice grows hoarse and breaks and quavers. His face grows suddenly angular and unsightly. तो ऐसा क्या होता है, चूंकि मैंने बताया कि भाई फिजिकल चेंजेस बहुत सारे आते हैं, तो चेहरे में भी कई बदलाव होते हैं, शरीर में बदलाव होते हैं, शरीर बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, आवाज़ थोड़ी सी भारी होने लगती है और ऐसा लगता है कि उसका जो फेस है वो उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, एंगुलर हो गया है, देखने में भद्दा सा मालूम पड़ रहा है, उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, उतना अट्रैक्टिव और हैंडसम नहीं दिखता है बच्चा। इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड बट इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट एंड इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस इन द बॉयज ऑफ 14। देखिए बच्चा कोई शरारत करे, कोई
शैतानी करे या कोई इस तरह की बातें हो, उसके अंदर कोई कमियां हो, तो लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन एक 14 साल 15 साल के बच्चों में अगर कमियां ऐसी नहीं भी हों तो भी उसको टॉलरेट करना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू है। द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, लैड का मतलब लड़का है, तो वो परिस्थितियों में बड़ा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। सो व्हेन ही टॉक्स विद एल्डरली पीपल ही इज ईदर अनड्यूली फॉरवर्ड और एल्स सो अनड्यूली शाई दैट ही अपीयर्स अशेम्ड ऑफ हिज वेरी एग्जिस्टेंस। सो ऐसे लोग जब अपने से बड़े उम्र के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, बात करते हैं, तो कहते हैं भाई बड़ा एडवांस हो गया है, इस ज़रूरत से ज़्यादा एडवांस हो रहा है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो ऐसा लगता है कि अगर वो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहते हैं, थोड़ा शाही किस्म के रहते हैं, शर्माते हुए रहते हैं, तो कई बार उनको लगता है कि भाई कहाँ किस दुनिया में हम लोग आ गए हैं। अब चूंकि मैंने बोला था कि ये कहानी काफ़ी बड़ी है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर पॉज कर रोकता हूँ। इस कहानी का जो अगला पार्ट है वो अगले वीडियो में आएगा। फिलहाल ये इसका एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, इस बारे में अगर कोई आपका सुझाव है तो मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मुझे आगे बढ़ने में थोड़ा सा हेल्प मिलेगी, और वीडियो को लाइक करें। साथ साथ चैनल के जो अदर कंटेंट्स हैं उस पर वो भी जाकर आप एक बार देख सकते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आईसीएसई बोर्ड का जो इंग्लिश है और साथ साथ सीबीएसई बोर्ड का जो क्लास 9, 10, 11, 12 का जो इंग्लिश लिटरेचर है, साथ साथ ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं, वो सब पर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं। तो आप चाहें तो उन वीडियोस को एक बार देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। सेकंड पार्ट के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।